नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर सुपर एनसीईआरटी पाठशाला परिवार के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान 8वीं कक्षा का जो पहला अध्याय है उसका दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमने सिर्फ छोड़े थे अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न में ठीक है हमें क्या क्या करना है, जो पाठ के अंदर क्वेश्चन के दिए गए वो, और उसके साथ में करना है अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, तो पहला जैसे पाठगत है जो पाठ में से लिए गए हैं उसमें जैसा पहला प्रश्न है कि मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अपने रोज़मर्रा के जीवन में के आधार पर आप मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। अब देखो, मूलभूत क्या होता है? मूलभूत होता है मौलिक या आवश्यक। याद रखना, प्रश्न जरूर दूंगा मैं टेस्ट के अंदर। मूलभूत शब्द का अर्थ क्या है, फिर ऐसे मुंह पाड़ोगे, पहले बता दिए। ठीक है, क्या है इसका अर्थ? आवश्यक या मौलिक। मूलभूत शब्द का अर्थ है आवश्यक या मौलिक। जैसे कोई खेल हमें खेलना है तो उसके हमें मूलभूत नियम जानने पड़ेंगे, ये उदाहरण है। समझ गए? ठीक है, मूलभूत होता है मौलिक, आवश्यक। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती है। अब देखिए, 1990 की बात है। 1990 की बात है। नेपाल के अंदर राजतंत्र था। राजतंत्र क्या होता है? मैंने बताया था क्या होता है? राजा का तंत्र, यानी कि राजा का शासन। इंडिया में क्या है? यानी कि लोगों का। ठीक है, अब देखो 1990 में जो इनका संविधान था उसमें क्या व्यवस्था प्रचलित थी? राजतंत्र की व्यवस्था प्रचलित थी। इससे लोग रुष्ट थे। लोग चाहते थे कि हमारे पास भी क्या हो? लोकतंत्र हो। ठीक है, यहाँ पर राजा होते थे, यहाँ पर मंत्री होते। ठीक है, मंत्री तो वहाँ पर भी होते लेकिन यहाँ पर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा इनकी नियुक्ति करता है। तो 1990 में इनके पास राजतंत्र था, प्रोग्रेस हुई, इन्होंने संघर्ष किया। 2015 के अंदर क्या स्थापित हुआ? लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोगों का शासन आया। ठीक है, उसके अंदर अब प्रधानमंत्री बनते हैं इत्यादि। जो इंडिया के अंदर है वही व्यवस्था वहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो देश की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? क्योंकि उन्हें राजतंत्र से लोकतंत्र स्थापित करना था। ठीक है, इसलिए उन्हें एक नए संविधान की जरूरत थी। अच्छा, अगला प्रश्न है, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच में क्या फर्क है। एक तो होता है स्टेट, एक होती है गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट का क्या अर्थ होता है? सरकार जो होती है ना, वो चुनाव के द्वारा चुनी जाती है और 5 साल के बाद फिर चुनाव होते हैं, लेकिन स्टेट के चुनाव नहीं होते। राज्य क्या होता है? एक राजनीतिक संस्था है वो। ठीक है, जैसे ये एरिया है, ये हो गया, क्या हो गया? राज्य हो गया। ठीक है, अब जैसे ये है, ये होगी सरकार। सरकार बदलती रहती है। ठीक है, सरकारें बदलती रहती है लेकिन राज्य नहीं बदलता, राज्य स्थिर रहता है। ठीक है, राज्य संप्रभु है। संप्रभु का अर्थ मानिए जैसे स्वतंत्र, जिसे हम कहते हैं निर्णय लेने में जब किसी का कोई बाह्य दबाव न हो, अन्य देश आकर। अब जैसे राज्य की कैटेगरी में आते हैं, जैसे भारत। भारत एक देश है या राज्य है? इट इज द बेसिक क्वेश्चन। भारत देश है या राज्य है? भारत एक राज्य है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज ए स्टेट, चाइना इज ए स्टेट, अमेरिका इज ए स्टेट, रशिया इज ए स्टेट, पाकिस्तान इज ए स्टेट, नेपाल इज ए स्टेट, चाइना इज ए स्टेट। ठीक है, राज्य। ठीक है, संविधान की भाषा में इन्हें कहते हैं राज्य। ठीक है, और जो हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल है, अरुणाचल प्रदेश है, XYZ जितने भी राज्य हैं ना, ये राज्य की इकाई है। हम इन्हें क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। समझ गए? तो राज्य भारत है। ठीक है, भारत जो राज्य है, ये जैसे भारत है, चाइना है, इत्यादि जो देश है ना, उन्हें हम राज्य कहते हैं। सरकार है, सरकार बदलती रहती है। अब जैसे इंडिया में किसकी सरकार है? बोलो, किसकी सरकार है? मोदी की सरकार है। अरे बीजेपी की सरकार है, पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट है, जैसे इसमें दे रखा है, अब आपको बताना, मैं एक भी नहीं बताऊंगा। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 14 पर दिए गए हैं, यदि 13 साल का एक लड़का, एक बच्चा एक कारखाने में मजदूरी करता है, ठीक है, तो यह मौलिक अधिकार का कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? बताओ। एक लड़का 13 साल का है, कारखाने में काम कर रहा है, तो मौलिक अधिकार कौन सा, ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? बताओ। मौलिक अधिकार कितने हमारे पास? पहला कौन सा है? अब देखो, पहला है समानता, दूसरा, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब देखो, एक लड़का है 13 साल का है, कारखाने में काम कर रहा है, ठीक है, तो इस अधिकार में से किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है इसमें? बोलो, जोर से बोलो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, सही है। नेक्स्ट है, जैसे यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो ये इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? बताओ। एक मान लीजिए एक नेता है, वो अपने राज्य में दूसरे जो लोग हैं उनको काम करने से रोकता है, तो इसमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट के अंदर उत्तर जरूर दें, ठीक है, बोलो। एक चीज अच्छी, इसमें धर्म कहाँ पर है? धार्मिक बोल रहा है, इसमें धर्म कहाँ पर है? इसमें स्वतंत्रता है उसकी, कहीं पर भी धंधा करे। नहीं बताई थी क्या? अरे नहीं बताई थी क्या? ऐसे बोलो, कहीं पे भी धंधा कर सकता है, आ जा सकता है, भाषण दे सकता है, संघ अपना जो है संघ बना सकता है, या फिर मैं कहूँ कि कहीं पर भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, ऐसा हुआ था, ठीक है, ऐसा बताया था आपको। तो इसमें जो है स्वतंत्रता था। नेक्स्ट है, जैसे यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, ठीक है, तेलुगु में स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, तो इसमें कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? देखो, उनकी संस्कृति है, ठीक है, उनका स्कूल खोलना है तेलुगु के अंदर, खोलो, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं खोलने दीजिए जरा, तो ये कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक, ठीक है, अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब नेक्स्ट है, जैसे लास्ट है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, कौन सा है इसमें? बोलो। वेरी गुड, समानता, ठीक है, महिला और पुरुष में भेदभाव किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका समानता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे संविधान में मूल कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार की हमने, मौलिक कर्तव्य क्या है? देखो, हमें संविधान जो है ना, इसमें जैसे संविधान का पालन करना चाहिए, ठीक है, संविधान का जो है पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र धरोहर उनका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का, राष्ट्र ध्वज का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो सरकारी संपत्ति है, स्कूल है इत्यादि, हॉस्पिटल है, सरकारी है, उनका जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए हमें, ठीक है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। और है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक विचारों को संजोए रखना और पालन करना चाहिए, जितने भी राष्ट्र विचारक है ना, उनको संजोए रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम और सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है, रक्षा करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को हमेशा क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए इनकी, ठीक है, कायम रखनी चाहिए।
मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है जैसे अभ्यास के प्रश्न पर है, ये तो अब चित्र वाले आ गए हैं भाई सभी, बाकी नेक्स्ट पे आ जाओ आप। अब देखो, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा, लिख लेना चाहिए, बता रहा हूँ आपको, ये ज़रूर आएगा। जैसे किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश की इच्छा, ठीक है, और सपनों के अनुसार रच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे यह ऐसे नियमों को निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। जैसे कोई निरंकुश बनना चाहता है तो निरंकुश नहीं बन सकता, क्योंकि अगले ही 5 साल में उसका तख्ता पलट हो सकता है। तख्ता पलट समझते हो तख्ता पलट क्या होता है अर्थ तख्ता पलट का? तख्ता पलट ये नहीं होता कि हमारे यहाँ पर जैसे तख्ता है उसको पलट दिया तो तख्ता पलट हो गया, ये ऐसा नहीं होता। तख्ता पलट कैसे होता पता है? जब एक सरकार को पलट दिया जाता है, कहने का अर्थ है सरकार गिरा दी जाती है, सरकार को हटा दिया जाता है और दूसरी सरकार बना दी जाती है, तो उसे कहते हैं तख्ता पलट, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे जो कमजोर समूह है ना उसके खिलाफ, मतलब कि है कि इसमें कहना ये चाहता है कि किसी को दबाने की कोशिश नहीं करने देता, ठीक है, किसी के अधिकारों में उल्लंघन करने की जो अनुमति नहीं देता संविधान, समझ गए। अब मैं हूँ, जैसे मैं कमज़ोर हूँ, कोई है वो कोई ताकतवर है, तो मुझ पर वो जो है क्या नहीं कर सकता, मुझ पर हक नहीं जमा सकता कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या मुझ पर जैसे जो है संविधान जो है हमारी रक्षा करता है एक प्रकार से, ठीक है। अब जैसे आपको कोई चाटा लगाए तो आप क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे। पुलिस किसके द्वारा आती है? संविधान के द्वारा आती है। संविधान में लिखित है ये चीज़, है कि नहीं है? ऐसा थोड़ी है भाई किसी के पास भाग के चले जाओगे, समझ गया ना। तो संविधान हमारे लिए एक ताकत का काम करती है। नेक्स्ट है जैसे 1990 का नेपाल का संविधान था और 2007 का है, ठीक है। दूसरा अच्छा ये इसमें दिए गए हैं, ये कह रहा है कि उसमें क्या फर्क, 1990 में जो राजतंत्र था ना उसमें शक्तियाँ किस में निहित होता है, छिपी हुई, ठीक है, या किसके पास, ठीक है, राजा के पास थी 1990 में थी ना, 2015 में किसके पास है, 7 में किसके पास है, कार्यपालिका के पास, लोकतंत्र में, ठीक है, जो संसद इत्यादि है उसके पास है। अच्छा नेक्स्ट है जैसे इसमें नेपाल को नए संविधान की जरूरत थी, पता है क्यों थी, सभी को पता ना, बस ठीक है। तो अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता बताओ? अगर हमने निर्वाचित कर दिया, उसकी शक्तियों पर नियंत्रण ना हो तो क्या करता? वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता, कमज़ोर को दबाता, ठीक है। और जैसे और है इसमें जैसे जनता के ऊपर अपने निर्णय को थोपता, ठीक है, और इसमें डराने धमकाने की ऐसी भाई कोई कोशिश करता दबाने की। नेक्स्ट है जैसे निम्नलिखित में से स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है, ये बताना है, एक भी नहीं बताऊंगा मैं, आपको बताना है अल्पसंख्यक कौन है, ठीक है ना। पहला है एक स्कूल में 30 शिक्षक है, उसमें से 20 पुरुष है, अल्पसंख्यक कौन है? एक स्कूल है उसमें 30 शिक्षक है, 30 टीचर है, उसमें से 20 पुरुष है, अल्पसंख्यक कौन है? बच गई वो महिलाएं हैं 10, ठीक है। तो इसमें अल्पसंख्यक कौन है? महिलाएं अल्पसंख्यक, तो बोल लो ना, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, 5 धर्म को बौद्ध मानते हैं, बच गए वो 95% बच गए, तो सबसे कम अल्पसंख्यक कौन है? बौद्ध धर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है, अल्पसंख्यक कौन है? 20% वाले, 20% वाले कौन से बच गए? मांसाहारी, ठीक है ना, वेरी गुड। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं, यानी कि उच्च घराने से है, अल्पसंख्यक कौन है? 10 कौन से है? नीचे घराने वाले मतलब थोड़े गरीब लोग, ठीक है, गरीब बच्चे। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, जितने भी है आपके आसान ही है लगभग। अब जैसे देखो इसमें दे रखा है, जैसे इनका अर्थ बताना है तुम्हें, अब मैं एक भी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये चाहे अपनी
कॉपी किताब जिसमें भी आपको नोट करना है कर लीजिएगा। इसी में मैंने बता रखा है पिछली कक्षा में, ये सिर्फ आपको बताना है। इसके अंदर जैसे पहला है संघवाद, दूसरा है शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, इसमें शक्तियों, तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। ये चाहे आपका होमवर्क लगा लो भाई, ठीक है। ये आप सभी को करके लाना है, जितने भी क्लास देख रहे हैं सभी इसको उतार ले और इसके सामने इनके बारे में लिखना, ठीक है। संघवाद क्या चीज़ है, शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से है, मौलिक अधिकार क्या है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, तो सभी को इसके बारे में कुछ न कुछ लिख के लाना है, जितने भी है देख रहे हैं इसको। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट कंप्लीट तो नहीं होता, छठा प्रश्न रहता है जो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, इस नक्शे में जो है देशों पर रंग भरें, ठीक है। नेपाल, भारत को लाल रंग से भरना है, इसमें नेपाल को हरे रंग से, बांग्लादेश को पीले रंग से। इसे छात्र स्वयं करे, आप सभी को पता होना चाहिए कौन कहाँ पर है। इसी के साथ हमारा जो भारतीय संविधान है इसकी अभ्यास कंप्लीट हो चुकी है। आशा है सभी बच्चों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है, भारतीय जो संविधान है उसका 8वीं कक्षा का पहला जो चैप्टर वो बिल्कुल आसानी से आराम से समझ में आ गया होगा। आशा है आप सभी को अच्छा महसूस हो रहा होगा इस क्लास को देख करके कि आपको अपने अधिकारों के मामले में जो आपको जानकारी हुई, पता चला कि आपके अधिकार क्या हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी का क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।